हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को आगे पढ़ना है। ऑलरेडी हम लोग परक्यूजिट्स पे अभी हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कंप्यूटेशन अगर हम लोग स्टडी करते हैं, कंप्यूटेशन में फर्स्ट पॉइंट वी हैव लर्न, द सेकंड पॉइंट टैक्सेबल अलाउंसेस वी हैव लर्न, वी आर लर्निंग टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स। ये हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम लोग इसको ओवर करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या परक्यूजिट्स में पढ़ लिया था। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, यानी कंपनी ने अगर आपको रहने के लिए मकान दिया है तो उस मकान की वैल्यू कैसे निकालेंगे और आपकी सैलरी में कैसे उस परक्यूजिट की वैल्यू को ऐड करेंगे। फिर हम लोग ने पढ़ा था क्या, मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अगर कंपनी आपको दे रही है तो वो भी आपका ही खर्चा तो कंपनी उठा रही है ना, तो आपकी सैलरी में कितना ऐड होगा। तो ये हम लोगों ने इस परक्यूजिट की वैल्यू भी निकाल ली थी। आइदर इन इंडिया में मेडिकल फैसिलिटी दे रहा हो या मेडिकल ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा हो, आउटसाइड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम लोग ने देखा था कि अगर कोई कंपनी आपको लोन की फैसिलिटी देती है, वो इंटरेस्ट फ्री हो, तो ऐसे केस में आपकी सैलरी में क्या उस परक्यूजिट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैसे ऐड करेंगे। वी हैव लर्न इन आवर प्रीवियस टॉपिक, अपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कवर किया। क्रेडिट कार्ड गिवन बाय कंपनी टू द एम्प्लॉय, अगर कंपनी क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी अपने एम्प्लॉय को देता है तो उसकी परक्यूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। फ्री क्लब मेंबरशिप फॉर एम्प्लॉयज, इस तरह की परक्यूजर होती है, उसकी कैसे वैल्यू निकालते हैं। फिर फ्रिंज बेनिफिट्स हमने पढ़ा था। क्या क्या फ्रिंज बेनिफिट्स में पढ़ा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इंटरेस्ट फ्री लोन जो कि अभी, हायर एजुकेशन असिस्टेंस, कार के फैसिलिटीज, यूज ऑफ मूवेबल एसेट। कई बार कंपनी क्या करती है, मूवेबल एसेट आपको यूज करने के लिए देती है, तो उस केस में आपकी सैलरी में कैसे हम उस परक्यूट की वैल्यू ऐड करेंगे। ये तो क्लियर है कि लैपटॉप कंप्यूटर पूरी तरह से क्या होता है, नॉट टैक्सेबल। अगर कंपनी ने कंप्यूटर लैपटॉप दिया तो पूरी तरह से ऑफिशियल यूज माना जाता है, पर्सनल बेनिफिट नहीं है, नॉट टैक्सेबल। अदर केस में आपको 10% डेप्रिसिएशन वाला ध्यान देना होगा, या कंपनी जो रेंट देती है। क्वेश्चन भी हम लोग ने कल सॉल्व कर लिया था। कई बार कंपनी क्या करती है, अपनी पुरानी एसेट्स को ट्रांसफर कर देती है। आइदर वो गिफ्ट दे देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है तो उसको गिफ्ट माना जाता है, और अगर हो सकता है कुछ पैसे आपसे ले ले तो दैट इज सेल माना जाता है। ठीक है ना। अगर कंप्यूटर बेच रहा है तो उस केस में 50% डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और डब्ल्यूडीवी मेथड से। फॉर कंप्लीटेड ईयर, मोटर कार में 20% डेप्रिसिएशन के हिसाब से कैलकुलेट करना फॉर कंप्लीटेड ईयर, डब्ल्यूडीवी मेथड। अदर एसेट के केस में 10% डेप्रिसिएशन फॉर कंप्लीटेड ईयर, एसएलएम मेथड से। ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं क्या, परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, आइदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। ये भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था क्या होता है। ये पांचों परक्यूजिट्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर मॉनेटरी फॉर्म में मिलेगा तो सबके लिए टैक्सेबल होता है, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में मिलेगा तो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होगा। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज किसे कहते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर कोई कंपनी आपको मोबाइल फोन टेलीफोन देता है यूज करने के लिए, वो पूरी तरह से क्या होगा, आपकी सैलरी में कुछ भी नहीं ऐड होगा, उस परक्यूजिट की वैल्यू है ना। नेक्स्ट, आज जो हम लोग को बेसिकली स्टडी करना था वो ये, वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर कार। तो देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज, बहुत सी कंपनीज होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज को मोटर कार की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। कौन सी फैसिलिटी, मोटर कार। सो व्हाट इज कवर अंडर दिस मोटर कार फैसिलिटी में क्या आता है। अब जाहिर सी बात है, यहां पे हमें देखना पड़ेगा पहला नंबर कि मोटर कार का ओनर कौन है, हु इज द ओनर ऑफ द कार, उस कार का ओनर कौन है। तो यहां पे देखो कुछ पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट को पहले ध्यान देंगे हम लोग। सबसे पहला, वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर कार, द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, मोटर कार ओन्ड बाय और टेकन ऑन हायर बाय। मोटर कार का ओनर कौन है, वो जो मोटर कार को फैसिलिटी मिली हुई है उसका ओनर कौन है, हु इज द ओनर ऑफ द कार। नाउ रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, उसका जो खर्चा है रनिंग का, रनिंग में क्या लगता है सर, पेट्रोल डीजल, प्लस टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग होती होगी, प्लस हो सकता है ड्राइवर की फैसिलिटी भी हो, ड्राइवर का भी खर्चा होता है, सब रनिंग कॉस्ट में आता है। किस में आता है, रनिंग कॉस्ट में। तो उसका रनिंग कॉस्ट कौन उठा रहा है, बस में फ्यूल का एक्सपेंस कौन उठा रहा है, सर्विसिंग का एक्सपेंस कौन उठा रहा है, ड्राइवर का खर्चा कौन उठा रहा है, ये सब रनिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट होता है पर्पस, आपको ये देखना पड़ेगा पर्पस।
कि वो जो कार मिला है वो किस काम के लिए मिला है, तो 3 काम के लिए मिल सकता है सर। आइदर पूरी तरह से ऑफिशियल यूज, द फर्स्ट वन हो सकता है कि आप पूरी तरह से क्या हो, ऑफिशियल यूज हो, या फिर क्या हो सकता है पूरी तरह से पर्सनल यूज हो, या फिर तीसरा बोथ पर्पस, यानी आप उसको ऑफिस और पर्सनल दोनों काम के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 पर्पस हो सकता है। अब हमें देखना है क्या, कार की बात, कि कार कैसी है, स्मॉल कार है कि लार्ज कार है, बड़ी कार है कि छोटी कार है। समझ गए ना। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि स्मॉल कार और लार्ज कार में फर्क क्या होता है, तो ये होता है उसकी कैपेसिटी 1.6 लीटर कार है कि 1.6 लीटर से अधिक है, और ये हम लोग निकालते हैं किससे, क्यूबिक कैपेसिटी। किससे निकालते हैं, क्यूबिक कैपेसिटी। तो क्यूबिक कैपेसिटी क्या होता है, जिसलिए आप लोग गाड़ी में सुनते होंगे कि 150 सीसी है, 250 सीसी है, लिखा होता है ना। बाइक को आप जब लेते हो 350 सीसी है, तो सीसी मतलब क्या होता है, क्यूबिक कैपेसिटी। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्यूबिक कैपेसिटी। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल 1.6 लीटर का मतलब समझे, 1.6 लीटर का मतलब होता है 1600 सीसी। 1.6 लीटर मतलब क्या हो गया, 1600 सीसी की कार है वो सर। तो 1600 सीसी कार मतलब समझ गए सब लोग। जैसे आपने देखा होगा मारुति 800, मारुति 800 होता है ना, तो 800 मतलब क्या, 800 सीसी की वो कार होती है। अब 800 सीसी की कार है तो बताओ छोटी है कि बड़ी है, छोटी कार हुई ना, स्मॉल। आपने कई सारे कारों के पीछे देखा होगा इस तरह से लिखा होता है 1.6 या 2.4, ऐसा कभी देखा है, इस तरह से लिखा होता है। कई कारों के पीछे देखोगे 2.4 ऐसा कुछ लिखा होता है, तो 2.4 मतलब 2400 सीसी है। 2.4 लीटर, 2.4 लीटर दैट मीन्स 2400 सीसी। तो अगर 2400 सीसी है तो इसका मतलब क्या, बड़ी कार है कि छोटी कार, बड़ी कार है। ध्यान रहे 1600 सीसी तक की होगी तो भी हम उसको क्या बोलने वाले, छोटी कार ही बोलने वाले। क्लियर सबको, इसमें कोई दिक्कत किसी को। चलिए, तो छोटी कार बड़ी कार समझ में आ गई कि आपको जो मिला है कार वो कौन सा मिला है, छोटा कार मिला है कि बड़ी कार मिली है। ठीक है ना, तो उसकी हम क्यूबिक कैपेसिटी से उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, छोटी कार है कि बड़ी कार है। चलिए अब हम लोग पहला केस लेके चलते हैं, फर्स्ट केस। फर्स्ट केस ये है कि कार किसकी है, एम्प्लॉयर की। कार किसकी है, एम्प्लॉयर की। खर्चा भी कौन उठा रहा है उसका, एम्प्लॉयर ही उठा रहा है। कार किसकी, हु इज द ओनर ऑफ द कार, एम्प्लॉयर। और उसका रनिंग कॉस्ट कौन उठा रहा है, एम्प्लॉयर ही उठा रहा है। तो सर पहला केस लेके चलते, फर्स्ट केस। अगर वो पूरी तरह से आपको कैसे मिला है, ऑफिशियल यूज। ऑफिशियल यूज मतलब सिर्फ ऑफिस के काम के लिए ले जा सकते हैं सर, ऑफिस के काम के लिए सिर्फ जाएगी आएगी कार, है ना, आपके पर्सनल यूज के लिए नहीं जाएगी। तो सर देयर इज नो एनी परक्यूजिट, पूरी तरीके से क्या हो गया, ये एग्जेम्प्ट हो गया। क्योंकि पर्सनल, भाई परक्यूजिट मतलब पर्सनल बेनिफिट होता है। पर्सनल बेनिफिट हुआ कहां, आपने कार दिया, कह रहे हैं पूरी तरह से ऑफिस यूज में लाना है, तो हम पर्सनल यूज कर ही नहीं सकते हैं। तो सर जी पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है, आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होने वाला। नाउ सेकंड नंबर, कंपनी ने कहा ठीक है एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉयर ही खर्चा उठाएगा, ऐसा करो ना पूरी तरह से पर्सनल यूज में लेना है इसको। किस तरह से लेना है, पूरी तरह से पर्सनल यूज। तब सर जी अब आपकी सैलरी में क्या ऐड होगा, सबसे पहली चीज कार कंपनी का है ना सर, तो उस कार के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन निकालना है, 10%, वो तुम्हारी सैलरी में ऐड होगी। अब कार 10 लाख की है, कितने की कार है, 10 लाख, उसका 10% निकाल लो, 1 लाख तुम्हारी सैलरी में ऐड होने वाला है। नेक्स्ट, एक्चुअल एक्सपेंसेस बाय द कंपनी। कंपनी ने रनिंग कॉस्ट कितना उठाया, करीबन हर महीना 5,000 रुपए खर्चा आता है कार के ऊपर, तो 12 महीने का 12 × 5 = 60,000 रुपए, ये सैलरी में तुम्हारे क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। और सर जी सपोज ड्राइवर की फैसिलिटी भी दिया हुआ है, तो ड्राइवर को हर महीना 10,000 रुपए सैलरी जाता है, तो 1,20,000 रुपए ये भी तुम्हारी सैलरी में ऐड होने वाला है। तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। अगर कंपनी ने कह दिया पूरी तरह से पर्सनल यूज है तो आपके लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है। सही है कि नहीं सही है। सोचो कार का डेप्रिसिएशन प्लस कार का रनिंग एक्सपेंस जितना जा रहा है, प्लस ड्राइवर को अगर रखा हुआ है, कंपनी ने ड्राइवर की फैसिलिटी दिया है, तो ड्राइवर का भी सारा जो सैलरी दे रहा है वो भी आप ही की सैलरी में ऐड होगा। ठीक, तो ये पॉइंट है आपका किसका, ये हो गया पूरी तरह से पर्सनल यूज अगर बोला तो। अब अगर उसने बोल दिया नहीं बोथ पर्पस है सर, पर्सनल यूज भी कर सकते हो और ऑफिस यूज और पर्सनल यूज दोनों करना है आपको,
तो ऐसे में सर जी, ऐसे में आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ऑलरेडी अमाउंट दिया हुआ है। आपको हर महीना अपनी सैलरी में कितना ऐड करना होगा, 1800 पर मंथ अगर छोटी कार है तो, बड़ी कार है तो 2400 रुपए पर मंथ अपनी सैलरी में ऐड कर लेना, कुछ नहीं सोचना है। तो ये तो ठीक है सर, पर्सनल यूज ना बोले, क्या बोल दे, बोथ पर्पस। तो हमारी सैलरी में ज्यादा नहीं ऐड होने वाला। हर महीना कितना ऐड होने वाला है छोटी कार के केस में, 1800 पर मंथ, और बड़ी कार के केस में 2400 पर मंथ। तो अगर कोई कंपनी तुम्हें कार दे, कहे पूरी तरह पर्सनल, सब मत बोलिए पर्सनल यूज, आप ऐसा करिए बोथ बोल दीजिए। क्या कर दीजिए, बोथ, तो कम से कम मेरे को कम टैक्स देना पड़ जाएगा। अब क्या है, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है, कंपनी के पास कार है, कंपनी का देखो कार है मेरे पास, तुम उसको यूज कर सकते हो। तो कार किसकी है, कंपनी की, खर्चा कौन उठा रहा है, तो एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉय खर्चा उठा रहा है। रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट में उसका तेल का खर्चा, सर्विसिंग का खर्चा, ये सब कौन उठा रहा है, एम्प्लॉय उठा रहा है। तो उस केस में क्या होगा सर, पहला केस पढ़िए, अगर पूरी तरह से ऑफिशियल यूज है, एग्जाम्प्ट हो गया सर। पर्सनल बेनिफिट होता है पर्क्स, यहां पर्सनल बेनिफिट हुआ कहां, पूरी तरह से ऑफिशियल यूज है। नाउ सेकंड नंबर, पर्सनल यूज सर पूरी तरह से दे दिया है, तो कंपनी ने दिया क्या है, बस कार है ना, तो कार का डेप्रिसिएशन बस सैलरी में ऐड होगा। 10% ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर कार, कार 10 लाख की थी, वही दिया हमें बस, बाकी खर्चा तो हम खुद ही अपने जेब से उठा रहे हैं। तो कंपनी ने तो बस कार की फैसिलिटी दिया ना, तो बस कार का 10% डेप्रिसिएशन निकाल लेना, वही तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा। अब BMW दे दिया है, 60 लाख की कार है, तो 60 लाख के ऊपर 10%, 6 लाख रुपए अपनी सैलरी में ऐड कर लेना। बात समझे कि नहीं समझे, वो तुम्हारे ऊपर है। अगला थर्ड नंबर सर, बोथ पर्पस, कंपनी ने क्या कहा, बोथ पर्पस है सर, कंपनी की कार है, खर्चा आप उठा रहे हो, और बोथ पर्पस बोल दिया, तब सर आपके लिए बहुत रिलैक्स हो जाएगा। हर महीना कितना सैलरी में ऐड कर लेना, 600 रुपए अगर छोटी कार है तो, बड़ी कार है तो। शैलेश छोटी कार मतलब क्या होता है, मोना छोटी कार का मतलब 1600 सीसी, 1600 सीसी तक भी होगा तो भी वो छोटी कार है, 1600 सीसी से ज्यादा का इंजन है तो बड़ी कार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब क्या है, कंपनी ने पूछा तुम्हारे पास कार है, तुमने बोला हाँ सर है, तो ऐसा करो ठीक है, तुम्हारा सारा फ्यूल का खर्चा मैं उठाता हूं, तुम यूज करो उसको। तो एम्प्लॉय की कार है, खर्चा सारा कौन उठा रहा है, एम्प्लॉयर। इस बार कार आपका खुद का है, एम्प्लॉयर से उसका खर्चा उठा रहा है। तो पहला देखिए क्या है, वो पूरी तरह से ऑफिशियल यूज है। अगर पूरी तरह से ऑफिशियल यूज है तो सर जी अगेन एग्जेम्प्ट, नो परक्यूजिट, ये तो एकदम केस एकदम क्लियर है, कट है। ऑफिशियल यूज है तो सर कोई सैलरी में नहीं ऐड होने वाला। सर सेकेंड नंबर केस, पर्सनल यूज है, पूरी तरह पर्सनल यूज कर, पर्सनल यूज करो, कोई इशू नहीं है, उसका खर्चा मैं उठाता हूं। कंपनी ने बोला आपकी कार है, कोई टेंशन नहीं, हम सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, अपना पर्सनल यूज करो, कोई टेंशन, जो भी खर्चा हो कंपनी से ले लेना। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस कंपनी कितना उठा रही है, प्लस अगर ड्राइवर की सैलरी भी कंपनी दे रही है तो उसको भी ऐड कर लेना अपनी सैलरी में। लेकिन अगर कंपनी ने कहा क्या, बोथ पर्पस, तीसरा केस, कहा कि ऐसा करो तुम्हारे पास कार है ही, सारा खर्चा कंपनी उठाएगी और दोनों काम के लिए यूज कर लेना, ऑफिस यूज के लिए भी ले लेना और अपना पर्सनल करते हो तो करते ही रहना। तो उस केस में देखा जाएगा टोटल कितना खर्चा हुआ, उसमें से माइनस कर देना, कौन सा, 2700 पर मंथ माइनस कर देना। अब जो बचेगा वो माना जाएगा पूरी तरह से क्या है तुम्हारा, पर्सनल यूज। या एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर ऑफिशियल यूज, कितना खर्चा हुआ है पूरी तरह से ऑफिशियल यूज में, वो खर्चा आप हटा दो तो बचा आपका पर्सनल बेनिफिट। लेकिन ये तभी हो सकता है जब कंपनी क्या कर रही होगी, बुक मेंटेन कर रही होगी। बुक मेंटेन मतलब जब भी गाड़ी चलती है ना, किलोमीटर पूरा उसका रिकॉर्डिंग होता है। सपोज करो इस पूरे महीने में, पूरे साल भर में चला करीबन, सपोज करो 1000 किलोमीटर चला, उसमें से करीबन 800 किलोमीटर तो कंपनी के काम से गया था, 200 किलोमीटर क्या होता, पर्सनल यूज हुआ था। तो 200 जो 800 किलोमीटर का खर्चा देख लो तुम, मान लो 10 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से मिला है तुम्हें, कितना, 10 रुपया पर किलोमीटर, तो 8000 रुपए सीधे क्या हो जाएगा, माइनस कर दो, टोटल 10,000 खर्चा हुआ, 8000 ऑफिस यूज हटा दो, बचा 2000 रुपए, यही तुम्हारा पर्सनल बेनिफिट है ना, ये तुम्हारी सैलरी में ऐड होगा। गेटिंग माई पॉइंट।
तो बस आपको देखना ये, लेकिन तभी हो सकता है जब कंपनी बकायदा क्या कर रही है, रिकॉर्ड्स कर रही है, मेंटेन। सर अगर बुक्स कंपनी ने इस तरह से कोई मेंटेन नहीं किया तो तब कितना बस माइनस होगा, 2400 रुपए, 2700। अच्छा 2700 थोड़ा सा गड़बड़ है, एग्जैक्टली यहाँ होना चाहिए 1800 रुपए। कितना होना चाहिए सर? 2700 कैसे लिखा गया? देखो 1800 रुपए पर मंथ है, यही वाला जो यहाँ पढ़े थे, यही वाला यहाँ उठ के आया, ठीक है ना। और दूसरा इसमें प्लस किया गया 900 रुपए, किस बात का? ड्राइवर का। ये किस बात के लिए? पर मंथ 900 रुपए। ये एग्जैक्टली ड्राइवर, ड्राइवर को हम लोग चौफर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौफर। चौफर मतलब वही ड्राइवर, समझ गए ना। तो ड्राइवर की भी अगर फैसिलिटी है तब आप 2700 लेस करना, अगर ड्राइवर की फैसिलिटी नहीं है तो कितना लेस करोगे? सिर्फ 1800 रुपए। वैसे यहां पे देखो कितना होना चाहिए, इसमें कितना ऐड किया गया? 900 रुपए। किस चीज का? ड्राइवर की फैसिलिटी का। टोटल खर्चे में से आप 3300 लेस करोगे या 2400 लेस करोगे, इट इज डिपेंड कि भाई ड्राइवर की फैसिलिटी दी गई है कि नहीं दी गई। तो ड्राइवर की फैसिलिटी दी गई है तो आप 900 रुपए और ऐड कर लेना, और अगर ड्राइवर की फैसिलिटी नहीं है तो आप मत ऐड करना 900 रुपए, सिर्फ 2400 रुपए लेस करना। तो टोटल जितना खर्चा हुआ है उस पर देखना पड़ेगा। अब सवाल उठते सर यहाँ पे 3 केस है, चौथा केस तो बोला ही नहीं, चौथा केस की जरूरत ही नहीं थी। चौथा केस ये बनता है ना, एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉय ही खर्चा उठा रहा है, तो कहेगा परक्यूजिट। जब एम्प्लॉय की ही कार है, एम्प्लॉय खर्चा उठा रहा है, तो परक्यूजिट कहेगा। तो कुछ मतलब ही नहीं, इसीलिए वो पॉइंट नहीं लिखा गया, सिर्फ ये 3 पॉइंट बनते हैं। तो 3 पॉइंट समझ में आया। सबसे पहला, कार को देखना है छोटी कार है कि बड़ी कार है, ठीक है ना। फिर आपको देखना है क्या कि एम्प्लॉय जो कार है उस कार का ओनर कौन है। 2 पॉइंट, एक तो ओनर कौन है और उसका खर्चा कौन उठा रहा है, ठीक है, आपने ये देखना है। फिर तीसरी चीज देखनी है क्या? पर्पस। पर्पस क्या है? सब पूरी तरह से पर्सनल यूज है, पूरी तरह से ऑफिशियल यूज है। पूरी तरह से ऑफिशियल जैसे बोला, कुछ सोचना ही नहीं, एग्जेम्प्ट। पूरी तरह ऑफिशियल यूज है ना सर, एग्जेम्प्ट, आपकी सैलरी में कुछ नहीं ऐड होने वाला। लेकिन जहां बोला पर्सनल या बोथ पर्पस, तब आपके लिए ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा केस ये देखने को मिलता है, ये वाला। एक तो एम्प्लॉयर की कार है और उसके लिए कौन सा केस? बोथ। तो आपको पता है कितना सैलरी में ऐड होने वाला है? 1800 रुपए पर मंथ। और अगर ड्राइवर की फैसिलिटी भी दिया है तो कितना इसमें और ऐड कर लेना, यहां पे भी कितना ऐड कर लेना? 900 रुपए पर मंथ। ड्राइवर की फैसिलिटी दिया है तो, अदरवाइज नहीं, सिर्फ उतना ही। एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉय खर्चा उठा रहा है, तो यहाँ पे भी ज्यादातर बोथ पर्पस देखने को मिलता है, 600-900 रुपए। ये वाले फिगर्स आपको ध्यान रखना है। एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉयर खर्चा उठा रहा है, तो जितना भी खर्चा आएगा उसमें से माइनस करना है 2700 रुपए, और वहां पे कितना है? 3300। 2700 को 1800 कर लेना या 3300 को 2400 कर लेना, कब करना वो आप समझ में आता है। आया है ना समझ में? दैट्स इट। अब इसमें मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन लगाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये तो समझ में आ गया सब। स्मॉल कार का मतलब, या 1.6 लीटर बोलते हैं, ज्यादातर गाड़ियों के पीछे लिखा होता है 2.4, 2.6, है ना। तो उसका मतलब वही है, लार्ज कार ग्रेटर देन 1.6 लीटर। एनी अमाउंट रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय, अगर तुम्हारी सैलरी से कुछ काट लिया गया तो उसको भी माइनस कर देना परचेज में से। ओनली कार गिवन बाय द कंपनी, कंपनी ने सिर्फ क्या दिया? कार। एम्प्लॉय गेट बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी है? 70,000 रुपए पर मंथ। ही इज गिवन अ BMW कार। कौन सी कार है? BMW। कितने सीसी की है? तो बड़ी कार है कि छोटी कार है? बड़ी कार है। बाय द कंपनी, द कंपनी पे द फॉलोइंग एक्सपेंसेस फॉर द कार ड्यूरिंग द ईयर। कार की कॉस्ट है 60 लाख रुपए। कितने की कार है? 60 लाख। व्हाट इज द अमाउंट टैक्सेबल इफ कार यूज्ड फॉर? तीनों केस, पहला अगर पूरी तरह से ऑफिशियल यूज है तो बताओ सैलरी में कितना ऐड होगा? एग्जाम्ड कुछ भी नहीं ऐड होगा सर। कंपनी ने बस कार दिया है सर, क्या दिया है? कार दिया है, खर्चा कौन उठा रहा है? हम। ऑफिशियल यूज अगर पूरी तरह से हो गया तो आपने बोला क्या सर? एग्जाम्ड कर लीजिए, ठीक है। और अगर पूरी तरह से पर्सनल यूज होता, पूरी तरह से अगर पर्सनल यूज, कंपनी ने कार तो दिया है ना सर, कार तो दिया है ना कंपनी ने, खर्चा भले आप उठा रहे हो, कंपनी ने कार तो दिया, कार का क्या होगा? डेप्रिसिएशन। तो 60 लाख का 10% कितना होगा?
6 लाख रुपए आपकी सैलरी में ऐड होने वाला है। परक्यूजिट की वैल्यू क्या हुई? कार की वैल्यू का 10%, 60 लाख का 10% कितना होता है? 6 लाख। तो 6 लाख आपकी सैलरी में ऐड होने वाले। और अगर कंपनी ने कह दिया सर बोथ पर पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल यूज कर सकते हो कार को, तब सर कितना ऐड होने वाला है? 600, बड़ी कार है तो हर महीना कितना ऐड होगा? 900 रुपए पर मंथ अपनी सैलरी में ऐड कर लेना। बताओ कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है? बेहतर है मतलब बेटर है लास्ट वाला। 12 9 108 मतलब 10,800 रुपए बस सैलरी में ऐड होने वाला है। और अगर उसने बोल दिया पर्सनल पर्पज तो बहुत महंगा पड़ जाएगा सर, बहुत महंगा पड़ जाएगा। क्यों? 70,000 सैलरी है, 8,40,000 तो सैलरी है तुम्हारी, उसमें 6 लाख रुपया ऐड हो जाएगा सीधे कार का। 14 लाख सीधे तुम 30% वाले स्लैब में चले जाओगे, 10 लाख से ऊपर चला जाएगा। सही है ना? तो बेटर विल भी कंपनी से रिक्वेस्ट करते हो सर ये बोल के देना है तो दीजिए, ये बोल के देना है तो मत ही दीजिए, हमको नहीं चाहिए आपकी कार। ठीक, नेक्स्ट। तो वही समझाया है, अगर ऑफिशियल यूज है तो मोटर कार की परक्यूजिट क्या होगी? अगर पर्सनल पर्पज है तो 6 लाख रुपए ऐड करोगे 8,40,000 में, 14,40,000 सैलरी हो जाएगी। कार प्लस एक्सपेंसेस गिवन बाय द कंपनी। सपोज कंपनी क्या कर रही है? कंपनी कार भी दे रही है प्लस उसका खर्चा भी कौन उठा रहा है? कंपनी। तो कंपनी की कार है, कंपनी खर्चा भी उठा रही है। अब इस केस में देखिए, एम्प्लॉय गेट बेसिक सैलरी 50,000 रुपीज पर मंथ, ही इज गिवन ए स्मॉल कार, साफ साफ बोल दिया स्मॉल कार है। तो कंपनी पे द फॉलोइंग एक्सपेंसेस फॉर द कार ड्यूरिंग द ईयर। कार की कॉस्ट है 3 लाख की कार है। कितने की कार है? 3 लाख की कार है। ड्राइवर की सैलरी हर महीना कितना जाता है? 5,000 रुपए हर महीना जाता है। डीजल का खर्चा कितना उठाया पूरे साल भर में? 40,000। मेंटेनेंस एक्सपेंस कितना गया? 30,000। अब कह रहे हैं सर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ द कार अगर ऑफिशियल यूज है पूरी तरह से तो? एग्जेम्प्ट सोचना ही नहीं है सर, पूरी तरह से ऑफिशियल यूज है ना सर, हमारा पर्सनल बेनिफिट है ही नहीं। तो पर्सनल बेनिफिट नहीं है तो हमारी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा, एग्जेम्प्ट हो गया सर। नाउ नेक्स्ट वन, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट? पूरी तरह से पर्सनल यूज है, कंपनी ने कार दिया, कंपनी का उसका खर्चा भी कंपनी उठा रही है, पूरी तरह से पर्सनल यूज है सर, तब तो बहुत भारी पड़ने वाला है तुम्हारे लिए। पहला नंबर, कार का 10% निकालो, 3 लाख का 10% कितना होगा? प्लस सैलरी कितना दे रहा है एम्प्लॉय ड्राइवर को? इस बार 900 रुपए नहीं होगा, पूरा ये 5,000 सैलरी जो पर्सनल है ना, तो जितनी सैलरी दे रहा हो पूरा ऐड करोगे, 12 × 5 = 60,000 रुपए सैलरी ऐड होगी तुम्हारी सैलरी में। प्लस डीजल का खर्चा कितना है? 40,000 प्लस सर्विसिंग मेंटेनेंस, टोटल बताओ। 30 30 60 40, 1,60,000। तो आपकी सैलरी में ऐड होने वाला है 1,60,000। ठीक, ये पॉइंट हो गया। अब अगर कहा कंपनी ने बोथ पर्पस है, लो बोथ पर्पस बोल के दे रहे हैं, कौन सी कार है? छोटी है ना, तो बस 1,800 रुपए पर मंथ। अरे सॉरी ड्राइवर भी है ना, एक मिनट तब यहाँ पे इसमें क्या होगा? तो 1,800 + 900 कितना हो गया? कितना ऐड होगा? सही है ना? अरे कैलकुलेशन चेक कर लो। 24 8 32, हाँ सही है। ठीक है ना? तो करीबन 32,400 आपकी सैलरी में ऐड होगा। अब बताओ इन तीनों में से सबसे बेस्ट क्या है? सबसे बेस्ट तो यही है, कहते ऑफिशियल पर्पज भले हम यूज करें, लेकिन नहीं, इन दोनों में से कोई एक। तो क्या कहता है नॉर्मली ज्यादातर कंपनियां क्या करती है? बोथ पर्पज। जैसे मैंने बोला ना, पुलिस की गाड़ी देखते हो तो उसमें बच्चे स्कूल भी जा रहे होते हैं, मैडम शॉपिंग करने के लिए भी जा रही होती है पुलिस की गाड़ी से, होता है भैया, वो दोनों पर्पज होता है, ऑफिशियल भी और पर्सनल भी। चलिए, तो उस केस में कितना ऐड होने वाला है आपकी सैलरी में? ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट। तो यह समझा दिया है सर, परक्यूजिट नील हो जाएगा अगर पूरी तरह से ऑफिशियल पर्पज है। यहाँ पे सैलरी कितनी होगी? 7,60,000, 1,60,000 रुपये सैलरी में ऐड हो रहा है कार की फैसिलिटी। इस केस में क्या होगा?
1800 रुपये और ड्राइवर का कितना 10,800, दोनों मिला के कितना हुआ, वही जो हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है ना, 32,000 कितना है 400, टोटल मिला के इतनी सैलरी। तो किसमें आपको, इसमें तो एकदम कम हो गया, ठीक है चलिए छोड़िए, इन दोनों में से कौन कम है, दिस वन। तो 6,32,400 पे हम टैक्स दे देंगे, वो ज्यादा सही रहेगा, है ना, पूरी से पर्सनल यूज ना बोले तो अच्छा है। कई कंपनियां क्या करती है, टू व्हीलर ओन्ड बाय एम्प्लॉय, एक्सपेंसेस रिम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर होना चाहिए, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया। कई बार कंपनी कहती है, जॉब के लिए जब जाओगे तो पहले बोलेगी तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम बोलोगे हाँ, हाँ तब ठीक है, तब तुम्हारी जॉब लग जाएगी। तो ऐसा करो, जो गाड़ी का जो खर्चा आएगा, जो तेल उल का खर्चा आएगा, वो कंपनी रिम्बर्स कर देगी। रिम्बर्स समझते हो ना, पहले तुम्हें खर्चा उठाना है, फिर कंपनी से क्या करना है, उसे रिम्बर्स करा लेना, जो भी फ्यूल का एक्सपेंसेस है रिम्बर्स करा लेना। अब आपको देखना है वो गाड़ी आप चलाते हो, अगर वो गाड़ी जो आपकी है वो पूरी तरह से किस में यूज हो रही है, ऑफिस यूज में। कई बार कंपनी ऐसा करती है, फॉर एग्जांपल मान लो तुम कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी कह रही है कि लैपटॉप कंपनी तुम्हें दे देगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास खुद का लैपटॉप है, क्या है, खुद का लैपटॉप है, तो तुम उसको भी ऑफिशियल यूज में ला सकते हो, उसके लिए तुम्हें हर महीना हम 1,000 रुपये दे देंगे। नहीं समझे, तो हर महीना क्या मिल जाएगा, 1,000 रुपये मिल जा रहा है, लेकिन अपना लैपटॉप फिर क्या करना होगा, ऑफिशियल यूज में लाना होगा। गेटिंग माई पॉइंट, उल्टा कंपनी क्या दे रही है तुम्हें, 1,000 रुपये, और अगर कंपनी का लैपटॉप यूज करोगे तो 1,000 रुपये नहीं मिलेगा, और लैपटॉप वैसे भी एग्जाम। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे टू व्हीलर की बात हो रही है, टू व्हीलर पूरी तरह से ऑफिशियल यूज है, तो जाहिर सी बात है, ये तो हमने क्लियरली पढ़ रखा है, अगर पूरी तरह से ऑफिशियल यूज है तो पर्सनल बेनिफिट है ही नहीं, हमारी सैलरी में कुछ भी नहीं ऐड होने वाला। रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर कि वो जो बाइक है वो पूरी तरह से किस में यूज आ रहा है, ऑफिशियल यूज। अब अगर पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, तो वो बाइक अपने पर्सनल यूज में भी लाते हो और ऑफिस यूज में भी लाते हो, तो एक्चुअल खर्चा कितना हुआ उसमें से कितना माइनस कर लेना, 9,800 पर मंथ, बस इससे ज्यादा नहीं। कंपनी ने टोटल खर्चा कितना दिया इस महीने, 2,000 रुपया, तो उसमें से कितना माइनस कर लेना, 900, बाकी 1,100 रुपये तुम्हारी सैलरी में क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। ऐसे ये टू व्हीलर के लिए नियम है, किसके लिए नियम है, टू व्हीलर्स के लिए। अगर तुम्हारी सैलरी से कुछ काट लिया गया तो माइनस कर लेना, अगर तुम्हारी सैलरी से कुछ काट लिया है, 2,000 रुपये तुमको दिया, 2,000 रुपये खर्चा दिया, फिर बाद में तुम्हारी सैलरी से 500 रुपये काट भी लिया, तो पहले तो 2,000 में से तुम पहले क्या करना, 900 माइनस करना, 1,100 हुआ, 1,100 तुम्हारी परक्यूजिट थी, अब उसमें से भी 500 काट लिया है, तो 600 रुपये तो परक्यूजिट की वैल्यू बची, तो आपकी सैलरी में कितना ऐड होगा, 600। तो ये था मोटर कार और टू व्हीलर्स वाला बात। मोटर कार वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने में, और इजी भी है, कुछ खास इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब हम लोग बात करने वाले क्या है, शेयर की। कई बार कंपनी क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज को क्या दे देता है, शेयर कुछ दे देता है। अब शेयर बांट दे रहा है अपने एम्प्लॉयज को, सबको अलग अलग डेजिग्नेशन के हिसाब से, मैनेजर है तो उसको हम 50 शेयर दे रहे हैं, ऑफिसर है तो हम उसको 30 शेयर दे रहे हैं, क्लर्क है तो उसको हम 15 शेयर दे रहे हैं। तो इस तरह से बांट देती है शेयर, फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉर्मली तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सर अपने शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रही है अपने एम्प्लॉयज में, इसको हम क्या बोलते हैं, कल मैंने नाम बताया था, क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी। क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे लिए मेहनत कौन कर रहा है, हमारी कंपनी के लिए पसीना कौन बहा रहा है, स्वेट मतलब पसीना, एम्प्लॉयज। तो हम एम्प्लॉयज में कुछ शेयर अलॉट करते हैं, हम सारा शेयर पब्लिक में नहीं इशू करना है, उसमें कुछ शेयर हम बचा लेते हैं, ये शेयर सिर्फ हम अपने एम्प्लॉयज में बांटेंगे। अब हो सकता है उनसे कुछ पैसा लेके दें या फिर फ्री में दे दें, ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो देखें यहां पे, सम टाइम एम्प्लॉयर प्रोवाइड शेयर्स और एनी अदर सिक्योरिटीज टू एम्प्लॉयज, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकती है, ये ना है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकती है, या फिर एट अ कंसेशनल रेट भी दे सकती है। कंसेशनल रेट मतलब 100 रुपए का शेयर है, 20 रुपए में दे दे रहे हैं, 50 रुपए में दे दे रहे हैं, तब भी तो तुम्हें 50 का बेनिफिट हो रहा है, तुरंत बेचोगे तुरंत 50 का नफा मिलेगा तुम्हें मार्केट में। इस तरह यूनियन बैंक थी, तो यूनियन बैंक थी, जब पहली बार अपना मार्केट में शेयर इशू किया पब्लिक में, फर्स्ट जब पहली बार जब क्या किया, इशू किया, तो उसने क्या कहा, अपने एम्प्लॉयज को बोला तुम लोग को शेयर लेना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयज ने उस समय बोला पैसा नहीं है सर, क्या पैसा नहीं है, कोई नहीं, हम तुम्हें लोन दे रहे हैं, लोन लेके खरीदो, लेकिन खरीदो।
लोन किससे लोगे? वो भी हम ही से लोगे, यानी खुद लोन दे रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, कोई नहीं, तुम लोन लेके खरीदो, लेकिन खरीदो, कंपनी का शेयर तुम्हें खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उन्हें जब शेयर दिया तो कुछ कम प्राइस पे दिया था, किसको? एम्प्लॉइज को, अपने एम्प्लॉइज। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा भी होता है सर, जबरदस्ती, वो अलग बात होती है, स्वेट इक्विटी बड़ा अच्छा लग रहा है, फ्री में शेयर मिल रहा है, और कोई नहीं भी खरीदना चाहेगा तब भी जबरदस्ती आपको शेयर खरीदना, आप कंपनी का एम्प्लॉय हो, अब आप नहीं खरीदोगे, आप नहीं खरीदो, दूसरा कौन क्या खरीदेगा? पहले तो आप ही को लेना चाहिए। तो शेयर इज कॉल्ड ईएसओपी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसको क्या कहते हैं? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एज पर सेक्शन 17 की सबसेक्शन 2, एनी वैल्यू, एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या स्वेट इक्विटी, ठीक है, गिवन बाय द एम्प्लॉयर या फिर फॉर्मर एम्प्लॉयर से तुम्हें मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में या फिर एट ए कंसेशनल रेट, वो क्या है? टैक्सेबल परक्यूजिट है, आपकी सैलरी में क्या होने वाला है? ऐड होने वाला है। अगर 100 रुपए का शेयर तुम्हें 50 रुपए में मिला तो 50 रुपए फायदा हुआ ना, वो तुम्हारी सैलरी में ऐड हो जाएगा। अगर 100 रुपए का शेयर तुम्हें फ्री में दिया गया तो 100 रुपए पूरा परक्यूजिट है, वो सीधे सैलरी में 100 रुपए ऐड कर लो। हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ लिस्टेड शेयर्स? लिस्टेड शेयर समझते हो, जो कहां पे लिस्टेड है? स्टॉक एक्सचेंज में। इतना तो पता ही होगा कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज है, एक है क्या? एनएससी, और एक क्या है? बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे लोग शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। ये वो मार्केट है जहां पे लोग शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। तो अगर आपका शेयर यानी स्टॉक क्या है, इन एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है, तब उसकी वैल्यू कैसे निकाली है? परक्यूट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? एफएमवी। एफएमवी मतलब होता है फेयर मार्केट वैल्यू। क्या होता है? फेयर मार्केट वैल्यू। कैसे निकाला जाता है? एवरेज होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू। ओपनिंग क्लोजिंग मतलब आज दिन में शुरुआत जब हुआ तो शुरुआत में खुला किस प्राइस पे शेयर, और जब शेयर मार्केट बंद हुआ उस समय किस प्राइस पे लास्ट ट्रेड हुआ था। यानी कि मार्केट में फर्स्ट ट्रेड किस प्राइस पे हुआ, लास्ट ट्रेड किस प्राइस पे हुआ। जैसे सब्जी वाला जब दुकान खोला तो पहला सेल, ठीक है ना, पहला जो आलू जो बेचा था 1 किलो, वो कितने में बेचा था, और जब दुकान बंद करके जा रहा था तो उस समय 1 किलो आलू किस प्राइस पे बेचा था। ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाई 2, एवरेज निकालते हैं। समझ गए ना? तो ये होता है। तो किसी भी शेयर का प्राइस ओपनिंग क्लोजिंग तुम इजीली देख सकते हो, आपको पता है वो कहां पे देख सकते हो? एक कॉमन वेबसाइट सबको बताया था, moneycontrol.com, है ना। यहाँ पे एक तो आप कंपनी का क्या देख सकते हो, बैलेंस शीट, पीएल, यही सब देखने के लिए हम लोग यहाँ पे देखे थे एक बार। अब अगर मैंने यहाँ पे इन्फोसिस का शेयर खरीदा या इन्फोसिस का शेयर देख रहे हैं, एक तो ये आज का प्राइस दिखा रहा है, यहाँ देखो ओपन किस पे हुआ था, ये कब का दिखा रहा है? कल का हिस्ट्री दिखा रहा है। वो कल ओपन कितने पे हुआ था, और प्रीवियस क्लोज प्राइस कितना है? तो ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस मिल गई ना, इसको जोड़ो, डिवाइड बाई 2 कर लो, ठीक है ना। तो ये होता है, यहां से आप पता कर सकते हो ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। ठीक, तो एक्सरसाइज ऑप्शन, इन केस ऑफ शेयर लिस्टेड ऑन मोर देन वन स्टॉक एक्सचेंज, वो एनएससी में भी लिस्टेड है और बीएससी में भी लिस्टेड है आपका शेयर। आपका शेयर दोनों जगह बिकता है, इस मार्केट में भी, इस मार्केट में भी, समझ रहे, दोनों जगह आपके शेयर्स बिक रहे हैं। तो ऐसे केस में कौन से मार्केट का प्राइस हम लेके चलेंगे? जैसे तुम्हारा दोनों जगह दुकान है, मान लो गोरखनाथ सब्जी मंडी में भी तुम्हारी दुकान है और अलीनगर सब्जी मंडी में भी तुम्हारी दुकान है, दोनों जगह तुम्हारी सब्जियां बिक रही हैं, तो किस मार्केट के प्राइस का हम ओपनिंग क्लोजिंग लेंगे, गोरखनाथ वाले का कि अलीनगर वाले का? नहीं समझे? तो वैसे ही तुम्हारा ये दो मार्केट है, एनएससी बीएससी, तुम्हारे शेयर दोनों जगह बिक रहे हैं, तो किसका प्राइस हम कंसीडर करेंगे ओपनिंग क्लोजिंग? तो कहता है जहां पे भी तुम्हारा वॉल्यूम हाई होगा, इन केस ऑफ शेयर लिस्टेड मोर देन वन स्टॉक एक्सचेंज, द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विच रिकॉर्ड हाईएस्ट ट्रेडिंग शैल बी टेकन। जहां पे सबसे ज्यादा क्या हुआ है, ट्रेड हुआ है, सबसे ज्यादा बिक्री, पता लगा सबसे ज्यादा बिक्री कहां हुआ है? वो गोरखनाथ वाले में। तो तुमको उसी से मतलब रखना है, उसी के ओपनिंग क्लोजिंग को का एवरेज निकालना पड़ेगा। ओपनिंग प्राइस इज द प्राइस ऑफ फर्स्ट सेटलमेंट, यानी पहला ट्रेड जो किस प्राइस पे हुआ। क्लोजिंग प्राइस इज द प्राइस लास्ट सेटलमेंट, यानी लास्ट ट्रेड प्राइस क्या हुआ। क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट?
तो बाइंग सेलिंग रेट आर बोथ कोटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, देन सेल प्राइस शैल बी टेकन। इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, अगर आपका शेयर लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, यहां पे नहीं बिकता, तो वैल्यू डिटरमाइन द मर्चेंट बैंकर। तो जो मर्चेंट बैंकर आपका शेयर का प्राइस बताएगा, वो मर्चेंट बैंकर मतलब ये जितने भी होते हैं ना, जस्ट लाइक शेर खान, जहां पे ना लोग शेयर्स खरीदते बेचते हैं, रेलीगेयर, कोटेक सिक्योरिटीज, ये लोग जो होते हैं, इन लोग बेसिकली डीमेट अकाउंट खोलते हैं ये लोग, है ना, और शेयर में ट्रेडिंग कराते हैं। तो ये जो प्राइस बताएंगे उसके हिसाब से तय होगा। अगर तुम्हारी सैलरी से कुछ ले लिया गया तो उसको माइनस कर देना परक्यूज की वैल्यू में से, वो तो पता ही आपको, उसको क्या क्या बोलते हैं हम लोग, कंसेशनल वैल्यू। लास्ट, लीव ट्रेवल कंसेशन। लीव ट्रेवल कंसेशन क्या होता है? कंपनी आपको छुट्टी देती है, लीव देती है, किसके लिए? घूमने के लिए, कि भाई फैमिली के साथ जाओ, थोड़ा घूम घाम के आओ, है ना, तो माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, तो अच्छे से काम करोगे। तो इसको हम बोलते हैं लीव ट्रेवल कंसेशन। क्या बोलते हैं? लीव ट्रेवल कंसेशन। प्रोवाइडेड इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। अगर तुम्हें घूमने के लिए पैसा मिला, कहां पे घूमने के लिए पैसा मिला? इंडिया में, तब तो एग्जेम्पशन मिलेगा, तब तो तुम्हें छूट मिलेगी। लेकिन तुमको फॉरेन में दे रहा है, भेज रहा है घूमने के लिए, तो फॉरेन टूर का जो खर्चा कंपनी ने उठाया, वो सारा तुम्हारी सैलरी में ऐड होने वाला है, टैक्सेबल है। सर ऐसा क्यों? इंडिया में घूमेंगे तो एग्जेम्प्ट है, मेरी सैलरी में नहीं ऐड करेंगे। मान लो इंडिया में घूमने का कंपनी ने खर्चा उठाया 30,000 रुपए, 30,000 एग्जेम्प्ट कर दे रहे। वही अगर विदेश में जाके घूम रहे, वहां 50,000 रुपए खर्च हो, पूरी 50,000 रुपए सैलरी में ऐड कर ले रहा है, ऐसा क्यों? अरे भाई, हमारा जो है टूरिज्म, इंडिया का टूरिज्म बढ़ेगा ना, तो इंडिया के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कि इंडिया में घूमोगे, यहाँ का खर्चा जो होगा वो तुम्हारी सैलरी में ऐड हम नहीं करेंगे। फॉरेन टूर जा रहे हो तो वहां खर्चा कर रहे हो ना, तो हम कहाँ एग्जेम्पशन दे? क्लियर? तो ये पॉइंट है गवर्नमेंट का। सॉरी, तो कुछ लिमिट है सर। एग्जेम्पशन किस चीज का मिलता है? पहला तो पर्सनल लीव होना चाहिए, ओनली कवर्ड नॉट ऑफिशियल लीव। ऑफिस वाली छुट्टी मत शामिल कर लेना, ऑफिशियल लीव नहीं, पर्सनल लीव जो आपको दी जाती है कंपनी के द्वारा, जाओ छुट्टी मनाओ। क्लियर? ऑफिशियल लीव नहीं, ऑफिस के काम से मीटिंग के लिए गए, वहां का खर्चा थोड़ी, वो थोड़ी ना लीव ट्रेवल में आता है। ऑफिस के काम से जा रहे हो, 4 दिन छुट्टी मिली है, यहाँ पे ऑफिस में नहीं आना आपको, जाके ना 4 दिन मीटिंग अटेंड करना है, तो जहां पे जा रहे हो मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो ऑफिस का ही काम हुआ, पर्सनल लीव हुआ नहीं। ओनली ट्रेवल एग्जेम्प्ट होता है सर, ट्रेवलिंग का खर्चा एग्जेम्प्ट होता है, वहां होटल में रहने का, खाने का, पीने का, ये सब का एग्जेम्पशन गवर्नमेंट नहीं देती। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहती है? हम बस आने और जाने का खर्चा एग्जेम्प्ट करेंगे, आने जाने का खर्चा, सिर्फ ट्रेवल एग्जेम्प्ट होगा सर। अदर एक्सपेंस क्या हो जाएगा? सपोज कंपनी ने तुम्हारे लीव ट्रेवल के ऊपर कितना खर्चा किया? 30,000 रुपए, उसमें आने जाने का खर्चा करीबन कितना था? 15,000, या सॉरी मान लेते 12,000 रुपए था आने जाने का, तो 30,000 तुम्हारे ऊपर खर्चा किया, 12,000 आने जाने का खर्चा था, 12,000 से एग्जेम्प्ट बचा कितना? 18,000, वो तुम्हारी सैलरी में ऐड होने वाला है। सर वो 18,000 कहाँ खर्चा होता है? अरे होटल की बुकिंग थी, फिर साइट सीइंग थी, साइट वाइट नहीं घूमने जाते हो, देखने उखने, तो उन सबका खर्चा था, वो सब खर्चा भी कंपनी ने दिया, लेकिन वो सब अब टैक्सेबल हो जाएगा। आपके लिए एग्जेम्प्ट सिर्फ कौन सा होने वाला है? ट्रेवल का, कि यहां से जहां जहां भी जा रहे हो, उन सबका आने जाने का जो खर्चा होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। और फॉरेन ट्रेवल तो आपको क्लियर ही है, फॉरेन ट्रेवल क्या है? ओनली टैक्सेबल है सर, वो तो पूरा ऐड हो जाएगा सैलरी में, ठीक, अगर खर्चा किया कंपनी ने तो। लीव ट्रेवल, यहां पे ध्यान रखना। अब लीव ट्रेवल कैसे करा रहे हो? अगर इंडिया में तुम घूम रहे हो तब एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर ट्रेवल बाई एयर है, एरोप्लेन से जा रहे हो घूमने, एरोप्लेन का टिकट विकट का खर्चा कंपनी दे रही है, तो ध्यान रहे कौन सी क्लास का खर्चा? इकोनॉमी क्लास। अब बिजनेस क्लास का टिकट दे रही है कंपनी, जहां घूम रहे हो, भैया इकोनॉमी क्लास का और बिजनेस क्लास का टिकट का भाड़े में फर्क होता है। अगर इकोनॉमी क्लास का खर्चा सपोज 10,000 था, तुमको बिजनेस क्लास से भेज रही है, उसका खर्चा 25,000 है, तो एग्जामेशन कितने का मिलेगा? 10,000 का, 25,000 का नहीं, कंपनी ने 25,000 दिया तो 15,000 तुम्हारी सैलरी में ऐड होने वाले, ठीक है। हाँ जी। अब अगर तुमने ट्रेवलिंग जो किया, या ट्रेवलिंग का जो मोड है वो क्या है? बाई ट्रेन है, तुमने कहां से गए? ट्रेन से गए, तो ट्रेन से गए तो सर कौन सी क्लास का? एसी फर्स्ट क्लास। एसी फर्स्ट क्लास का फेयर
है ना, वो उतने फेयर तक एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर ट्रेन वहां जाती ही नहीं है, ट्रेन डज नॉट गो देयर, तो किससे जाओगे? बस से। तो बस के केस में एसी डीलक्स बस, कौन सा बस? एसी डीलक्स बस, वो भी किसका? रोडवेज बस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रोडवेज बस का, एसी डीलक्स बस का भाड़ा क्या होता है, उतना एग्जामेशन रहेगा, है ना। और अगर सपोज करिए सर, न तो ट्रेन जाती है न तो बस जाती है, तब कहीं से घूमने जाए सर? पैदल? अरे नहीं, अपना अपना कैब लोग बुक करते हैं ना, क्या करते हैं, अपना कैब बुक कर लिया, कार बुक कर लिया, जा रहे हो घूमने, ठीक है सर। तो उस केस में क्या है, नंबर ऑफ किलोमीटर देख लेना, कितना किलोमीटर जर्नी मारे हो, और उसका एसी फर्स्ट क्लास के भाड़े से मल्टीप्लाई कर लेना। आपको पता है ना, ट्रेन का जो भाड़ा होता है वो किलोमीटर के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से होता है? किलोमीटर। तो तुम देख लेना, एसी फर्स्ट क्लास का जो ट्रेन का जो भाड़ा होता है वो पर किलोमीटर कितना होता है, तो उसी हिसाब से तुम क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। तो सिर्फ ध्यान रहे, आने जाने का भाड़ा ही एग्जेम्प्ट होता है। होटल में रहने का, खाने का, पीने का सब कंपनी पे कर रही है, बट उसका एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलने वाला है। मिलने वाला सिर्फ किस चीज का है? आने जाने का। बाकी हर मोड में मैंने आपको बता दिया है। मैंने ये होमवर्क दिया था पढ़ने के लिए, कहा था पढ़ लेना, ठीक है ना, कि कुछ ऐसे परक्यूजिट्स होते हैं जो आपको मिलेंगे और पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, आपकी सैलरी में कुछ नहीं ऐड होने वाला। अगर ये सारी परक्यूजिट्स आपको मिल रही है तो सर सैलरी में कुछ नहीं ऐड होने वाला। पढ़े थे सब लोग? कंपनी ने क्या दिया आपको? एग्जेम्प्ट। कौन सी फैसिलिटी? अगर एम्प्लॉयर किस बिजनेस में है? ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है, और आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, उसी का बिजनेस है वो, उसी में तुमको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी तुमको भी दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। ठीक है ना। प्रिविलेज पास मिल गया तुम्हें, प्रोवाइड बाय इंडियन रेलवे। इंडियन रेल के जितने एम्प्लॉइज होते हैं उनको पास मिलता है ना, वो पास से इधर उधर ट्रेवल करते हैं, तो उसकी सैलरी में कुछ ऐड होगा? कुछ नहीं ऐड होगा, एग्जाम्प्ट है सर उनके लिए। परक्यूजिट्स कहां पे दिया जा रहा है? जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो कहां रह रहा है? आउटसाइड ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर विदेश में रह के अपनी कोई भी सर्विसेज देता है, आपने पढ़ा है, जो अलाउंसेस मिलेंगे वो भी पूरा एग्जाम्प्ट, जो परक्यूजिट मिलेगी वो भी पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगला, लीव ट्रेवल में समझ ही गए तुम लोग, आने जाने का भाड़ा। एनुअल प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, तो आपको पता है जो भी एक्सीडेंट पॉलिसी वॉलिसी होती है लाइफ का, ये सब पूरी तरह से क्या होता है? एग्जाम्प्ट। आपकी सैलरी में कुछ भी नहीं ऐड होगा, एम्प्लॉयर अगर दे रहा है तो। आरएफए रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर किसको मिल रहा है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों को अगर मिल रहा है, यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री को मिल रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन को अगर रहने के लिए मकान दिया गया है, तो उनके लिए पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होता है, उनकी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होती है, उनके लिए पूरी तरह से क्या है? एग्जाम्प्ट। आरएफए अगर किसको दिया गया है, इन सब जगहों पे अगर कोई काम कर रहा है, उनको जो रहने के लिए जगह दी है वो भी पूरी तरह से क्या होती है? एग्जाम। फूड, तुमको खाना दिया जा रहा है, थाली का रेट कितने से ज्यादा है तब टैक्सेबल होगा? 50 रुपए तक है थाली का रेट। कंपनी की तरफ से तुम्हें खाना भी दिया था एक टाइम का, तो जो एक टाइम का खाना मिलता है उसकी थाली का रेट 50 रुपए के अंदर है, आपकी सैलरी में कुछ नहीं ऐड होगा, पूरी तरह से एग्जाम है। लेकिन 50 रुपए से ज्यादा होगा तो तब सैलरी में ऐड होगा, जितना भी 50 रुपए से ज्यादा होगा। अगर 65 रुपए थाली है तो 15 रुपए तुम्हारी सैलरी में ऐड होने वाला है। कन्वेंस फैसिलिटी किसको मिल रहा है? आने जाने का जो भी इनको मिल रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम, वो भी पूरी तरह से इनके लिए क्या होता है? एग्जाम। अमाउंट स्पेंड फॉर ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय, कंपनी ने कहा तुम्हारी ट्रेनिंग है ना, जाओ वहां ट्रेनिंग कर लो। ट्रेनिंग होती रहती है, कंपनी देती रहती है अपने एम्प्लॉयज को, ट्रेनिंग कराती रहती है, क्योंकि नए नए अपडेट्स होते रहते हैं सॉफ्टवेयर में, नए नए चेंजेस होते रहते हैं, तो उनको सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए भेजती है। आपकी ट्रेनिंग के ऊपर जो भी खर्चा कर रही है कंपनी, आपकी ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा आता है सर, आपके आने जाने का खर्चा, वहां ट्रेनिंग का खर्चा, है ना, तो वो सब खर्चा आ रहा है आपके ऊपर। सपोज करो 20,000 15,000 रुपए खर्च कर रही है, आपकी सैलरी में कुछ नहीं ऐड होगा। बता सकते हैं क्यों? क्योंकि आपका थोड़ी ना बेनिफिट है सर, पर्सनल आपका कहाँ बेनिफिट है, तो कंपनी अपने लिए करा रही है ना सर। कंपनी किस लिए करा रही है? अपने लिए करा रही है, आपके लिए थोड़ी ना करा रही है, उसको काम कराना है। So that's it. We have done the perquisites. Now the next part is PF.
सो देखिए, अगर हम लोग अगर स्टडी करें कंपुटेशन में, जैसे कि सबको पता है सैलरी कंपुटेशन ही सबसे बड़ा है, तो इसमें हम लोगों ने तीनों पॉइंट्स हमने कवर कर लिया. द फर्स्ट वन इज बेसिक, सेकेंड वन इज अलाउंसेस, परक्यूजिट. सबसे लंबा जो टॉपिक था वो परक्यूजिट ही था. अब हम लोग किस पे आने वाले हैं? पीएफ पे. पीएफ में फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा. कुछ कुछ समझ में आया? तो परक्यूजिट है, ये भी समझ में आ गया. अलाउंसेस है, वो भी समझ में आ गया. जो बेसिक सैलरी वो भी समझ में आ. अब हमें समझना है पीएफ. तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है, वी विल डिस्कस इन डिटेल, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो द रेस्ट ऑफ द पार्ट विल कवर टुमारो.